हे विनर्स, यूनाइटेड नेशंस की 2023 की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो के रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जापान पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर आता है। अब ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो क्या है कि किस कंट्री की एवरेज एज, वहां के लोग कितनी उम्र तक जीते हैं, उसको देखा जाता है और हेल्दी रहते हैं। तो जापान उसमें चौथे नंबर पर आता है। वहां की फीमेल्स की एवरेज एज 88 और मेल्स की 82, और अगर सबका एवरेज निकाला जाए तो 84-85 इयर्स के आसपास उन लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो है। और जिस लिस्ट में जापान चौथे नंबर पर आता है उसमें हम लोग 151वें नंबर पर आते हैं, 151। तो जिस कंट्री ने योगा और आयुर्वेदा जैसी साइंसेस पूरी दुनिया को दी, क्या कारण है कि वो 151 नंबर पे है? हाँ, मैं आपकी बात मानता हूं कि हो सकता है यहां पर आप कहो कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं है, इंश्योरेंस सेक्टर उतना ज्यादा ग्रो नहीं किया है अभी। लेकिन ये कारण हो सकते हैं, लेकिन इनसे भी जो बड़ा कारण है वो है हेल्दी लाइफस्टाइल का, स्ट्रेस फ्री लाइफ का और कुछ ईटिंग हैबिट्स का, जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अब एक बहुत जरूरी चीज आपको बताता हूं कि ये सब चीजें जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये हैं हमारे योगा और आयुर्वेदा से ही निकली हुई। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोग इसको फॉलो करते हैं, खाली बात नहीं करते, हम सिर्फ बात करते हैं, फॉलो नहीं करते। तो जापानीज की कुछ बहुत सिंपल लेकिन साइंटिफिक चीजों को अगर आप भी फॉलो करते हैं तो न सिर्फ उम्र लंबी होगी, न सिर्फ बीमारियां खत्म होंगी, न सिर्फ आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी और स्ट्रेस खत्म होगा, बल्कि आप यंग दिखेंगे, ब्यूटीफुल दिखेंगे, स्मार्ट दिखेंगे, एनर्जेटिक दिखेंगे और काफी लंबी उम्र तक अपनी इस हेल्थ को मेंटेन भी कर पाएंगे, अपनी बीमारियों को, डिजीजेस को रिवर्स कर पाएंगे, इन सब साइंटिफिक चीजों को अपनी जिंदगी में उतार के। जो जापान के लोगों को लंबी उम्र, हेल्थ, डिजीज फ्री लाइफ और ब्यूटी और स्मार्टनेस देती है वो है पावर ऑफ मूवमेंट। डॉक्टर बीएम हेगड़े इसको हमारी लाइफ के लिए मिरेकल बोलते हैं। और एक रिसर्च के दौरान पता चला कि ये पावर ऑफ मूवमेंट की वजह से ही जापान का ओबेसिटी रेट सिर्फ 3% है। यानी वहां पर सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जो मोटे हैं, वो भी जो मोटे हैं वो हेल्दी मोटे हैं। तो इस पावर ऑफ मूवमेंट को आप भी फॉलो करेंगे और जापानीज इसको 4 तरीके से फॉलो करते हैं। और इसमें सबसे पहला है साइकिलिंग। क्या आप जानते हैं कि जापान में 100 मिलियन से ज्यादा लोग साइकिल चलाते हैं? जापान का जो कैपिटल है टोक्यो, वो पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा साइकिल डेंस्ड मेगा सिटी है। क्यों? क्योंकि उनको ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज लगता है कि 2 से 10 मिनट के लिए कहीं आसपास सुपरमार्केट, स्कूल या ऑफिस जाने के लिए उनको कार या बाइक उठाना पड़े। और इससे वो अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट भी मानते हैं कि हम खुद पर ही डिपेंडेंट है, किसी की वेट नहीं करनी पड़ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, या घर का कोई मुखिया आएगा, कार चलाएगा, हमें लेकर के जाएगा, वो सेल्फ डिपेंडेंट है। और यही वो अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। मैक्सिमम बच्चे जापान में स्कूल जाने के लिए साइकिलिंग या वॉकिंग का यूज करते हैं। बच्चों को छोड़ो, वहां के जो मोस्टली जो एडल्ट लोग हैं वो अपने ऑफिस भी साइकिल पर ही चले जाते हैं। और इससे एक और बीमारी कम होती है कि उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी कैसे। ये भी तो एक रोग है। और ये साइकिल चलाने से जापानीज लोग बोलते हैं कि हमारा पेल्विक एरिया, हमारे नेवल के नीचे का जो एरिया होता है, ये पेल्विक एरिया बहुत स्ट्रांग रहता है। और क्या आप जानते हो दुनिया की आधी से ज्यादा बीमारियों की जड़ हमारा पेट है। पेट स्वस्थ तो सब स्वस्थ, और उस पेट को स्वस्थ रखने का बहुत बड़ा काम करता है ये जो साइकिलिंग है, जिससे हमारे लोअर पार्ट की एक्सरसाइज होती है, जिससे हमारे हार्ट पर भी उतना जोर नहीं पड़ता। इसलिए कहते हैं साइकिलिंग एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होती है। और उन लोगों का ऐसा मानना है कि ये साइकिलिंग बहुत बड़ा कारण है उनकी यूथफुलनेस का। आपको वहां पर 80-90 साल के भी लोग बड़ी इजीली साइकिलिंग करते, वॉकिंग करते दिख जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जहां 2 घंटे दूर जाना है तो वहां पर भी आप जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अवॉइड करो, लेकिन आज बहुत सी ऐसी जगह, बहुत पास पास जाने की, जहां पर हम पैदल या साइकिल चला करके जा सकते हैं, उसके लिए भी हम अपनी बाइक या कार का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। ये साइकिलिंग बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है, हमारे पेल्विक एरिया को स्ट्रांग रखती है, हमारे स्टमक को स्ट्रांग रखती है, हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करती है, और इससे जो एनर्जी जनरेट होती है वो हमारे यूथफुलनेस को भी, हमारे चेहरे की आभा को भी बरकरार रखती है। पावर ऑफ मूवमेंट में दूसरी चीज जिसका वो इस्तेमाल करते हैं मूवमेंट के लिए, वो है वॉकिंग। और उनका ऐसा मानना है, सिर्फ उनका नहीं, पूरी दुनिया की रिसर्चेस भी ये प्रूव करती हैं कि वॉकिंग दुनिया की सर्वश्रेष्ठ, उच्चतम, बेस्ट एक्सरसाइजेज में से एक है। क्योंकि वॉक करने से न सिर्फ हमारी बॉडी बल्कि हमारा ब्रेन, हमारा माइंड भी हेल्दी रहता है। और राजीव दीक्षित जी की यहां एक बहुत खूबसूरत बात याद आती है, नमन है उनको। वो कहते थे कि जो इंसान सारा दिन बैठा रहता है, अपनी तशरीफ को बिठाकर रखता है, उसकी जवानी भी बैठ जाती है। जंग लगने लगता है ना, जैसे किसी सामान को, गाड़ी को, उसी तरह इंसान को भी जंग लगने लगता है जो अपनी तशरीफ हिलाता नहीं है। तो तशरीफ उठाओ। और लास्ट वीडियो में तो मैंने बताया था कि खाने से पहले वॉक करना कितना पावरफुल होता है। तो जरूर करो, दिन में वॉकिंग को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा जरूर बनाओ, पावर ऑफ मूवमेंट को अपनाओ। पावर ऑफ मूवमेंट का तीसरा स्टेप, स्ट्रेचिंग। वो कहते हैं कि जब हमें साइकिलिंग या वॉकिंग करने का मौका नहीं मिलता और काफी देर तक हम काम करते हैं, तो उस काम के बीच में हम छोटे छोटे ब्रेक्स लेकर के स्ट्रेचिंग करते रहते हैं।
और एकदम से नहीं कि उठे और स्ट्रेच करने लग गए, बल्कि उठे, एक आधा मिनट इधर उधर घूमे ताकि हमारी बॉडी में ब्लड का जो मूवमेंट है वो रेगुलेट हो जाए, और उसके बाद अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया, अच्छे से हाथ ऊपर किए, अच्छे से हाथ नीचे किए, थोड़ा बहुत अपनी बॉडी को इधर उधर करके स्ट्रेच किया। इससे न सिर्फ हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, बल्कि हमारे माइंड में जो टेंशन क्रिएट होती है वो भी क्रिएट होना बंद हो जाती है। हमारी बॉडी के मसल्स में कई जगह पर हमारी टेंशन, हमारी एंजाइटी स्टक हो जाती है। क्या आप जानते हैं इसको? हमारे सेल्स जो है वो पूरी पूरी इंफॉर्मेशन हमारे थॉट से, हमारे काम से ले लेते हैं, और वो रिलैक्स होने लगते हैं जब हम स्ट्रेचिंग की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप भी थोड़ा हिलोगे, डुलोगे, तशरीफ उठाओगे और थोड़ी स्ट्रेचिंग करोगे। तो पावर ऑफ मूवमेंट में चौथी चीज जो जापानीज लोग फॉलो करते हैं वो है हाउस होल्ड चोर्स या हाउस होल्ड क्लीनिंग। वो अपनी गार्डनिंग, वो अपनी क्लीनिंग, वो घर के छोटे मोटे काम खुद से करना पसंद करते हैं। और 2019 में यूरोपियन हार्ट जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई थी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, कि वो लोग जो अपने हाउस होल्ड यानी घर के कामों को खुद से करते रहते हैं, छोटे मोटे क्लीनिंग हो गया, डस्टिंग हो गया, गार्डनिंग हो गया, कभी कभी गाड़ी खुद धो ली, तो वहां पर उनकी हेल्थ में ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट देखा गया कि वो बहुत लंबी उम्र तक जवान रहते हैं, उनकी एनर्जी बरकरार रहती है, क्योंकि उनके हर एक सेल को ये इंफॉर्मेशन जाती रहती है कि आई एम सेल्फ सफिशिएंट, मैं अपना काम खुद से कर सकता हूं। और ये सिर्फ जापान में ही नहीं, बल्कि दुनिया के हर देश में आप ऐसा देखोगे। अपने देश में अपने एंसेस्टर्स को देखो, दादा दादी, नाना नानी, या बहुत जो आपके एंसेस्टर्स हैं उनको देखो, वो अपने सब काम खुद करते थे और 80-80, 90-90 साल की उम्र तक भी फिट रहते थे। और आज भी जो लोग अपने कुछ कामों को खुद कर रहे हैं, उनके अंदर ये भाव बरकरार रहता है कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हूं। एक पावरफुल साइकोलॉजिकल हैक है ये, जिससे कि उनके सेल्स को भी ये इंफॉर्मेशन नहीं जाता कि मुझे किसी पर डिपेंडेंट होना है, ये मेरा काम कोई और कर देगा। जवानी बरकरार रहती है, चेहरे पर आभा बनी रहती है, और इंसान ज्यादा लंबी उम्र जीता है, वो भी अच्छी हेल्थ के साथ। तीसरा पावरफुल प्रिंसिपल जो जापानीज लोग फॉलो करते हैं वो है हारा हाची बू। मतलब ये एक जापानीज टर्म है, लेकिन इसका सिंपल सा मतलब है कि 80% पेट भरने तक ही खाना खाए। एक स्टडी पब्लिश हुई थी इन द जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिटी हेल्थ में कि हारा हाची बू को फॉलो करने की वजह से ही जापानीज जो लोग हैं उनका इमॉर्टैलिटी सिस्टम जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है, यानी उनकी डेथ के होने के चांसेस उतने कम होते जाते हैं जितना कम वो खाना खाते हैं। जितने कम का मतलब है 80% खाना खाएं, और इसको लास्ट वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में इलैबोरेट किया है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि पता कैसे चले कि 80%, क्योंकि 70, 80, 60 मापेंगे कैसे कि 80 हो गया। उसके लिए आपको 4 बहुत इजी स्टेप्स बताता हूं, फॉलो जरूर करना। सबसे पहला तो ईट स्लोली, माइंडफुली, आराम से खाइए, रिलैक्स होकर के खाइए। जिंदगी जीने के लिए खाना है, खाने के लिए जिंदगी नहीं जीनी है। तो अगर आप खाने को बड़ा आराम से और 32 बार मुंह में चबा करके खाते हैं, जो हमारे मुंह में स्लाइवा होता है, जो लार होती है, उसमें ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में, हमारे मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने में काफी हेल्प करते हैं। वो खाना हमारे मुंह में ही कहीं ना कहीं डाइजेस्ट होने लगता है, तरल हो जाता है, लिक्विड की तरह हो जाता है। तो हमारे मेटाबॉलिज्म को, हमारी जठराग्नि को कम काम करना पड़ता है, जिससे कि अब आपको पता है कि हमारी बॉडी की सबसे ज्यादा एनर्जी एक ही चीज में लगती है, वो है डाइजेशन। और वो एनर्जी आपकी बॉडी के बाद आपकी डिजीजेस को फाइट करने में अवेलेबल होती है, डेड सेल्स को खाने में अवेलेबल होती है, फैट को खाएगी उसके बाद। लेकिन हम उसको मौका ही नहीं दे रहे, हम कह रहे हैं खाना ही खाते रहो। खाने को माइंडफुल होकर के खाओ, और दूसरी चीज, खाना खाते हुए ब्रेक्स लो, क्योंकि वो खाना जो आपको बता रहा है कि भैया पेट भर गया, आप कह रहे हाँ पेट भर गया, ये आखिरी वो था, अरे जो आखिरी या उससे सेकंड लास्ट या उससे थर्ड लास्ट था, वो तो अभी पेट तक पहुंचा ही नहीं है, वो तो अभी फूड पाइप में है। तो बताया किसने कि पेट भर गया? वो जो 1-1.5-2 मिनट पहले खाया था उसने बताया है। तो यानी कि पेट तो 80% खाने से ही भर जाता है, बाकी का तो सिग्नल ही नहीं दे पाता बेचारा। वो क्या देता है? एसिडिटी देता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स देता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा गड़बड़ कर देता है। लोगों को आईबीएस हो रहा है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो रहा है। क्यों हो रहा है? खाना पच नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि माइंडफुली नहीं खाया। तो सबसे पहले 32 बार चबाओ, माइंडफुली खाओ, खाने के बीच में छोटा सा ब्रेक लो। और तीसरा, आपको खाना तब खाना है जब सूर्य चमक रहा हो। हाँ जी, ये जो सूर्य ऐसे ही नहीं है ऊपर टंगा हुआ है भैया, इसकी बहुत पावरफुल साइंसेस हैं बहुत सारी। सूर्य जब निकलता है तो सूर्य के दौरान ही हमारा डाइजेस्टिव फायर भी उससे कनेक्ट होता है। सूर्य के दौरान ही हम खाने को ज्यादा अच्छे से पचा पाते हैं। इसलिए हमारे पुराने जो लोग थे, सूर्यास्त होने से पहले खाना खा लेते थे और सुबह सूर्य उदय होने के बाद ही खाना खाते थे। इसी के दौरान जब हम फास्टिंग करते हैं ना, इसी को ऑटोफेजी बोला जाता है। यही है जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग आज बोला जा रहा है। यही है जो हजारों लोगों की बीमारियों को ठीक कर रहा है, लोगों की बड़ी बड़ी डिजीजेस को रिवर्स कर रहा है। अगर हम अपने पेट को खाली रखें, हमारी एनर्जी हमारे लिए उपलब्ध होती है, जो हमारी हेल्थ के ऊपर, हमारी यूथफुलनेस के ऊपर, हमारे चेहरे की थोड़ी आभा बढ़ाने के ऊपर काम करती है। मेरे दोस्त, हमारी जीभ पर 8000 टेस्ट बड्स होते हैं, और हम 8000 टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करने के लिए 60 ट्रिलियन सेल्स को दांव पर लगा देते हैं। तो मेरे दोस्त, कभी भी स्वाद के लिए नहीं,
बल्कि अपनी हेल्थ के लिए खाना खाओ। वो खाना खाओ जो हमें हेल्थ दे, और इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है फ्रूट्स का, रॉ वेजिटेबल्स का और स्प्राउट्स का। क्या आप जानते हैं जापानीज लोगों का 30 से 40% का जो कैलोरी इनटेक है वो उनको फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स और स्प्राउट्स से मिलता है। जो फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स हैं इसमें लगभग 70 से 80% तक वाटर होता है, पानी होता है। इसको खाने के बाद बॉडी को उनको डाइजेस्ट करने के लिए एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। तो मेरे दोस्त, अपनी डाइट में फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स को शामिल करो और आप देखोगे कि कमाल होने लगेगा। और हारा हाचीबू की लास्ट टिप आपको दे देता हूं कि हारा हाचीबू को अच्छे से फॉलो करना है तो जमीन पर बैठ करके खाना खाइए, आलती पालती लगा करके खाना खाइए, और थोड़ा सा पीछे घूम करके अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे एंसेस्टर्स जमीन पर ही बैठ करके खाना खाते थे, क्योंकि उससे हमारी स्पाइन इरेक्टेड रहती है, हमारे 7 सेंटर्स जो है, एनर्जी सेंटर्स, वो अलाइंड रहते हैं, हमारे पेट में ज्यादा जगह मिलती है, हमारी इंटेस्टाइन्स अच्छे से एक्सपैंड हो पाती हैं, जिससे कि हमारे फूड पाइप में एसिडिटी और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। खाना इजीली रिलैक्स होकर के नीचे जाता है कि आपकी बॉडी की एनर्जी आपके लिए अवेलेबल होती है, और वही तो आपको जवानी दे रही है, वही तो हेल्थ दे रही है, वही तो डिजीजेस को रिवर्स कर रही है। अपनाओ ना, थोड़ा सा क्या शर्म है, नीचे बैठो, आराम से खाओ, हमें भी बुलाओ, साथ मिलकर खाएंगे। तीसरी चीज लंबी उम्र के लिए और यूथफुलनेस के लिए जो जापानीज लोग फॉलो करते हैं अपने खाने की, वो है इतादाकिमासु। इसका मतलब होता है कि अपने खाने से पहले पूरा ग्रैटिट्यूड और प्रेयर्स देना। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं आपका ज्ञान पूरा जानता हूं कि हमारा ही सिस्टम है, हमारे ही वैदिक ऋषि मुनियों ने दिया, हमारे ही कंट्री में ऐसा होता था, है हमारा ही फॉलो कोई और कर रहा है। हम तो मोबाइल, टीवी और 50 तरह की चीजें हाथ में रखते हैं, उसके बाद खाना शुरू करते हैं। हमारे यहां पर सबसे पहले खाने को देखते ही प्रेयर्स की जाती थी, खाने को देखते ही उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस दी जाती थी, ताकि उससे बहुत, ये रिसर्च है और बकायदा मेरे पास, मुझे रिसर्च ध्यान नहीं है लेकिन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक रिसर्च हुई, एक स्टडी पब्लिश हुई इन द जर्नल ऑफ माइंडफुलनेस। जर्नल ऑफ माइंडफुलनेस की ये स्टडी थी, उसमें ये देखा गया कि माइंडफुलनेस बेस्ड ईटिंग एंड इतादाकिमासु को जो लोग फॉलो करते हैं, उनका साइकोलॉजिकल वेलबींग, उनकी ओबेसिटी लेवल्स काफी हद तक इंप्रूव होते हैं। और इस प्रैक्टिस को करने से, ग्रैटिट्यूड और अवेयरनेस को फॉलो करने से, जो हंगर है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है। और कम खाना हमको ज्यादा एनर्जी देता है। गन्ना निकलता हुआ देखा, गन्ने का रस निकलता हुआ देखा है? अगर आप उस गन्ने के रस को देखेंगे तो वो उसको कई बार, 5 6 7 बार डालते हैं उस गन्ने की मशीन में, उसके बाद जो है उससे रस निकालते हैं, क्योंकि अभी भी उसमें रस है। ठीक उसी तरह आपके खाने में भी बहुत सारी एनर्जी है, लेकिन हमारी बॉडी उस पूरी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि हम माइंडफुल होकर के नहीं खा रहे। लेकिन जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं, खाने को आराम आराम से शुक्र अदा करके ऊपर वाले का खाते हैं कि वाह जी, रोटी मिल गई, खाना मिल गया। बहुत सारे लोगों को मिलता नहीं मेरे दोस्त। खाना शुरू होने से पहले हाथ उठाओ, शुक्रिया अदा करो, खाना बनाने वाले का, खाना देने वाले का, हर उस इंसान का जिसकी वजह से खाना आप तक पहुंचा है। पॉजिटिव वाइब्रेशंस दो, और ये रिसर्च बताती है कि ऐसा करने से हमारे सेल्स को, हमारे गट को पता चल जाता है पहले से ही कि खाना आने वाला है, तो ये डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करती है, जिससे खाना आने से पहले ही मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस शुरू हो जाता है। और ये खाना आपके अंदर सेहत, हेल्थ, ब्लिसफुलनेस, हैप्पीनेस, स्ट्रेस फ्री लाइफ देगा। आपकी बॉडी का हीलिंग मैकेनिज्म चालू हो जाएगा, और आप देखोगे कि बहुत सारी डिसीजेस जो है रिवर्स होने लगेगी, चेहरे पर चमक बढ़ने लगेगी, और बहुत लंबी एज तक भी आप अपने आप को यंग, यूथफुलनेस में महसूस करोगे। बहुत पावरफुल मशीनरी बना के भेजी उस डिवाइन बीइंग ने, हम इसका इस्तेमाल सही से नहीं कर रहे हैं। बस मान गया आपकी बात, चीज हमारी है, लेकिन फॉलो कोई और कर रहा है। अब से आप भी कर लो, की फर्क पैदा है। इससे पहले कि हम तुम जुदा हो, आखिरी चीज आपको बता देता हूं मेरे दोस्त, और अगर अभी तक आप इस वीडियो पर रुके हुए थे तो ये आपके लिए फॉलो करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इसको फॉलो किया, आपकी लाइफ की रौनक को ये लौटा देगा जी। ये है प्लेफुलनेस, बच्चा हो जाना, बच्चे की तरह हो जाना। आज हमने स्ट्रेस फ्री लाइफ में एक चीज खो दी है, वो प्लेफुलनेस है। हम इतने सीरियस हो गए हैं, इतने ज्यादा सीरियस हो गए हैं कि हमें लगता है कि जिंदगी ऐसे ही चल, हर छोटी छोटी बात पर हम लोग स्ट्रेस ले रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि स्ट्रेस होता है, लेकिन उन लोगों का वो चला भी जाता है जिनकी जिंदगी में प्लेफुलनेस बरकरार हो, जो बच्चे की तरह खेलना जानते हो, जो अपनी कुछ पुरानी हॉबीज को फॉलो करते हो, जो अभी भी कुछ पावरफुल सा म्यूजिक सुन के उस पर डांस करते हो। और एक हमारे वीडियो में राम वर्मा सर आए थे, उन्होंने बताया कि इस 65 की उम्र में भी उनकी यूथफुलनेस का, उनकी जिंदगी में सब कुछ हैप्पीनेस का राज जो है सबसे बड़ा, वो ये प्लेफुलनेस ही है। तो मेरे दोस्त, बच्चे बन जाओ, इस प्लेफुलनेस को अपनी जिंदगी में अपनाओ, नाचो कूदो, हॉबी को फॉलो करो, मस्ती करो, बड़ा सारा स्ट्रेस वैसे ही खत्म हो जाएगा। जब भी मौका मिले, कमरा बंद करके सॉन्ग लगा के मस्ती वाला नागिन डांस कर लिया करो। बहुत सारा कुछ दिमाग से निकल जाएगा,
जो पता भी नहीं था कि दिमाग में पड़ा हुआ है। और अगर हाँ कुछ और भी दिमाग से निकालना चाहते हो, अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हो, तो मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, हमारा फ्री वेबिनार। आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, जहां कुछ पावरफुल विजुअलाइजेशंस मैं आपको देता हूं जो आपकी हेल्थ को, आपकी हैप्पीनेस को बेटर करती हैं। फॉर्म डिस्क्रिप्शन में फिल करो, जुड़ो मेरे साथ किसी संडे को, मिलते हैं, दिमाग से काफी कुछ बाहर निकालते हैं और जिंदगी को ब्यूटीफुल बनाते हैं। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव। और याद रखना, मैं आपको तब तक छोड़ने वाला नहीं हूं जब तक आप अपनी जिंदगी को ब्लिसफुलनेस से भर नहीं देते हो।